नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं वॉर एक्सक्लूसिव न्यूज और साथ ही दिखाते हैं ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। ताइवान पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा। पीएलए ताइवान स्ट्रेट के बेहद करीब पहुंच गया है। चीन ने 62 विमान, 27 वॉरशिप भेजे हैं और चीन ने घेराबंदी कर ताइवान को दुनिया से काट दिया है। ताइवान पर आक्रमण का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। चीन ताइवान पर किसी भी वक्त आक्रमण कर सकता है। जिनपिंग के आदेश के बाद चीन की सेना ताइवान स्ट्रेट के बेहद करीब पहुंच गई है। चीन की घेराबंदी की वजह से ताइवान पूरी तरह से दुनिया से कट गया है। अब ड्रैगन की सेना ताइवान पर कब्जे का अभियान शुरू करने जा रही है। जिनपिंग के ताइवान अभियान के पीछे रूस के राष्ट्रपति पुतिन का प्लान है। सवाल यही है कि आखिर पुतिन ताइवान फ्रंट पर युद्ध की आग क्यों भड़काना चाहते हैं। सोलह मई को पुतिन चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचे। बीजिंग में ही रूस के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के बीच ताइवान को लेकर बातचीत हुई। 17 मई को पुतिन का चीन दौरा खत्म हुआ और इसके 5 दिन बाद ही चीन का ताइवान अभियान लॉन्च हो गया। पिछले 3 दिन से चीनी सेना ताइवान को घेर कर जो कुछ कर रही है वो इस बात का ऐलान कर रहा है कि पुतिन और जिनपिंग का साझा ताइवान प्लान शुरू हो चुका है। चीन की सेना पीएलए किसी भी वक्त ताइवान पर आक्रमण कर सकती है। इसकी तैयारी 100% पूरी हो चुकी है। पीएलए ने ताइवान को चारों तरफ से घेर कर 2 दिनों तक विध्वंसक युद्धाभ्यास किया। इस ड्रिल का नाम था ऑपरेशन दंड, यानी ताइवान को दंड देने वाला सैन्य अभियान। युद्धाभ्यास के दौरान चीन की सेना ने ताइवान पर हमले का अभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास में दर्जनों वॉरशिप, फाइटर जेट, बॉम्बर शामिल हुए। मिसाइल और रॉकेट से लाइव फायरिंग की गई। युद्धाभ्यास के बाद चीन ने अब जो कुछ किया है उससे ताइवान के साथ साथ अमेरिका भी दहशत में आ गया है। चीन की सेना ताइवान पर किस तरह से हमला करेगी उसका एनिमेशन जारी कर दिया गया है, जिसे चीन की सरकारी मीडिया सीसीटीवी पर प्रसारित किया गया। चीन ने इस एनिमेशन को जारी कर ऐलान कर दिया है कि वो ताइवान पर जल, थल और नभ से एक साथ विध्वंसक हमला करने वाला है। चीन की धरती से सैकड़ों मिसाइलें दागी जाएंगी। ठीक उसी वक्त समंदर में मौजूद चीन के वॉरशिप भी मिसाइलें उगलेंगे। आसमान से चीन के लड़ाकू विमान भीषण बमबारी करेंगे। चीन के बारूदी वज्रपात से ताइवान की धरती भस्म हो जाएगी, कुछ इस तरह। चीन ने हमले का सिर्फ ब्लूप्रिंट ही नहीं जारी किया, बल्कि अमेरिका और ताइवान को बहुत बड़ी चेतावनी दी। जिनपिंग ने कहा कि अमेरिका ताइवान से अपने सभी रिश्ते खत्म कर दे। अमेरिका ताइवान में अपने राजनयिकों के दौरे बंद करे। अगर अमेरिका ने ऐसा नहीं किया तो वो इसके परिणाम के लिए तैयार रहे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का यह बयान इस बात का संकेत है कि चीन का ऑपरेशन ताइवान लॉन्च हो चुका है। अमेरिका ताइवान की रक्षा के लिए आएगा। यही वजह है कि चीन अमेरिका को ताइवान से दूर रहने की हिदायत दे रहा है। पीएलए जिस वक्त ताइवान को चारों तरफ से घेर कर युद्धाभ्यास कर रही थी, ठीक उसी वक्त जिनपिंग चीन के शैंडोंग इलाके में पीएलए के कमांडरों से मुलाकात करने पहुंचे थे।
सैन्य अधिकारियों से मिलने के बाद जिनपिंग ने पीएलए को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। चीन के ऑपरेशन ताइवान शुरू करने की टाइमिंग पर दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं। 6 दिन पहले ही पुतिन बीजिंग दौरे से लौटे हैं, तो सवाल यही है कि क्या ताइवान अभियान बीजिंग और क्रेमलिन का साझा अभियान है। रूस और चीन की रक्षा नीति को जानने और समझने वाले विशेषज्ञ तो इसी बात की आशंका जता रहे हैं। पुतिन एशिया को अमेरिका और नेटो के वर्चस्व से मुक्त कराना चाहते हैं। इसके लिए वो एक बड़ा और मजबूत गठबंधन बना रहे हैं। आखिर कैसे, इसे समझ लीजिए। 16 मई को पुतिन चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचे। यहां उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। माना जाता है कि पुतिन और जिनपिंग में ताइवान को लेकर बातचीत हुई। पुतिन के दौरे के बाद ही चीन ने ताइवान अभियान की शुरुआत कर दी। 23 मई को पुतिन मॉस्को से बेलारूस की राजधानी मिन्स्क पहुंचे। रूस और बेलारूस ने फिनलैंड से लेकर पोलैंड की सीमा तक न्यूक्लियर फोर्स की तैनाती कर रखी है। पुतिन ने इसका जायजा लिया। फिनलैंड से पोलैंड बॉर्डर तक न्यूक्लियर दीवार बनाकर पुतिन ने यूरोप को एशिया से काट दिया, यानी नेटो को यूरोप तक सीमित कर दिया। आने वाले कुछ दिनों में पुतिन उत्तर कोरिया जाने वाले हैं। प्योंगयांग में पुतिन और किम की मुलाकात होने वाली है। उत्तर कोरिया के जरिए पुतिन ने दक्षिण कोरिया और जापान को भी घेरा है और इसी के साथ कोरिया फ्रंट पर पुतिन ने अमेरिका और नेटो को सीधी चुनौती दे दी है। पुतिन आने वाले वक्त में ईरान भी जा सकते हैं। माना यह जा रहा है कि ईरान में नई सरकार बनने के बाद पुतिन तेहरान जाएंगे। रूस अरब युद्ध में ईरान का साथ दे रहा है। ईरान को सैन्य मदद देकर रूस ने उसे अपने साथ कर लिया है और इस तरह से अरब में ईरान के जरिए अमेरिका को चुनौती दे रहा है। पुतिन जिस रणनीति पर काम कर रहे हैं वो इस बात का संकेत है कि रूस अपना एक बड़ा और मजबूत गठबंधन बनाकर अमेरिका और नेटो के वर्चस्व को पूरी तरह से कुचलने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए पुतिन तीसरा विश्व युद्ध भी लड़ने के लिए तैयार है। पुतिन को नेटो के खिलाफ गठबंधन बनाने में लगातार कामयाबी मिलती जा रही है। रूस के साथ चीन, उत्तर कोरिया, ईरान जैसे बड़े और ताकतवर देश आ चुके हैं। इन्हीं की मदद से रूस अमेरिका के खिलाफ युद्ध के नए नए मोर्चे खोल रहा है। सबसे नया मोर्चा ताइवान का है। चीन की सेना ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है। ताइवान स्ट्रेट के पास ही चीन ने 3 बेस बना लिए हैं। इसमें 2 रॉकेट बेस और 1 मिलिट्री बेस है। चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेर रखा है। चीन ने 9 जगहों पर 27 वॉरशिप तैनात कर रखे हैं। इन 9 जगहों पर चीन के 62 लड़ाकू विमान तैनात कर दिए गए हैं। चीन के युद्धपोत और फाइटर जेट पहले ताइवान स्ट्रेट से थोड़ा दूर थे, लेकिन अब बेहद करीब आ गए हैं। चीन के युद्धपोत और लड़ाकू विमान ताइवान स्ट्रेट में लगातार घुसपैठ कर रहे हैं। ताइवान के मुताबिक चीन के 47 फाइटर जेट 24 घंटे के अंदर ताइवान के क्षेत्र में दाखिल हुए। चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेरकर दुनिया से पूरी तरह से काट दिया है। माना जा रहा है कि अब चीन आक्रमण कर ताइवान का विलय करने जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो ताइवान की रक्षा करने के लिए अमेरिका युद्ध में कूद पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक इंटरव्यू में इस बात की घोषणा कर दी है। जाहिर है ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका चीन से युद्ध लड़ेगा। यही तो पुतिन चाहते हैं। अरब और यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका को एक और फ्रंट पर फंसाना। ताइवान के बाद पुतिन कोरिया फ्रंट खोल सकते हैं और इस तरह अमेरिका और नेटो एक साथ कई जंग में न सिर्फ फंस जाएंगे बल्कि उसकी सैन्य शक्ति कमजोर हो जाएगी। और इस तरह से पुतिन और जिनपिंग का नेटो के वर्चस्व को समाप्त करने का सपना पूरा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।
बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेनी सेना का ड्रोन हमला नाकाम हुआ है। रूस ने यूक्रेन के ड्रोन को तबाह किया है। डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना ने ड्रोन दागा था। रूसी एयर डिफेंस के एक्शन का ये वीडियो। युद्ध के बीच अब कीव और मॉस्को में अलग अलग रणनीति तैयार हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दो दुश्मन देश दो अलग अलग प्लान को आगे बढ़ा रहे हैं। रूसी मीडिया का दावा है कि ज़ेलेंस्की ने सुनामी षड्यंत्र तैयार किया है, तो दूसरी तरफ पुतिन साजिश को तैयार करने वाले ज़ेलेंस्की को ही सत्ता से दूर करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। खार्किव और डोनेट्स्क से लेकर यूक्रेन के कई इलाकों में ताबड़तोड़ प्रहार के बीच पुतिन और ज़ेलेंस्की की रणनीति आगे बढ़ रही है और इनमें से एक का प्लान कामयाब हुआ तो यूक्रेन में तख्ता पलट के साथ नई सीमाओं पर सहमति बन सकती है और दूसरी रणनीति कामयाब हुई तो रेडिएशन के डर से हाहाकार मच सकता है। यूक्रेन में मिसाइल और बम की बरसात के बीच कीव से मॉस्को तक बन रही है रणनीति। खार्किव विजय के बाद पुतिन की रणनीति रफ्तार पकड़ने वाली है। फिलहाल यूक्रेन में ज्यादा से ज्यादा जीत हासिल करने की कोशिश जारी है। बेहिसाब बारूद बरस रहा है और रूस की सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। रूस के हमले से यूक्रेन का सर्वनाश निश्चित लग रहा है। लेकिन बेलारूस में पुतिन ने जो संकेत दिए हैं उससे पुतिन की नई रणनीति का अंदाजा हुआ। बेलारूस में पुतिन ने ज़ेलेंस्की की सरकार को अवैध बताया है। वजह यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के कार्यकाल का खत्म हो जाना है। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की ने युद्ध की वजह से चुनाव नहीं करवाया। अब पुतिन इससे एक कदम आगे की सोच चुके हैं। पूरी वजह और प्लान आपको बताएं, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि ज़ेलेंस्की कैसे पुतिन की तमाम योजनाओं को नाकाम करने की योजना बना चुके हैं। ज़ेलेंस्की पुतिन को इस बारूदी आग का जवाब पानी से देने की योजना बना रहे हैं। मिसाइलों के इन धमाकों का जवाब ज़ेलेंस्की तूफानी लहरों से देने की प्लानिंग तैयार कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की की योजना ऐसी है कि एक ही धमाके से पुतिन की सेना लाचार हो जाए। पुतिन की सेना का विजय रथ आगे न बढ़ सके। रूस की मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ज़ेलेंस्की एक ऐसी योजना पर काम कर रहे हैं जिससे नीपर के किनारे से लेकर खेरसोन और ज़ेपोरिजिया तक तबाही आएगी और रूस के सैनिकों को वापस जाना पड़ेगा। हार के भय से ज़ेलेंस्की ने अपने ही देश में जल प्रलय लाने का प्लान बनाया है और इसकी वजह है नीप्रो के एक किनारे पर रूसी सैनिकों का कब्जा। रूसी सैनिकों को रोकने का प्लान बना रहे हैं। ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि सैलाब से रूस का विजय अभियान रुक जाएगा। हथियारों की कमी के बीच ज़ेलेंस्की पानी को ही हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालांकि रूसी मीडिया का आरोप है कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन में हुई तबाही को छिपाना चाहते हैं।
जेलेंस्की बाढ़ के पानी से हार के सबूत को मिटाने की कोशिश करेंगे। बाढ़ से यूक्रेन खेरसोन में हार को भी टाल सकेगा। सैलाब से रूसी सैनिकों की मौत भी हो सकती है। रूस की मीडिया इसे ब्लैकमेल करने की साजिश भी बता रहा है, क्योंकि बांध का गेट खुलने से ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में पानी भर जाएगा। कूलिंग सिस्टम बाढ़ से खत्म हो सकता है। इससे ज़ैपोरिजिया में ब्लास्ट का खतरा हो जाएगा और जेलेंस्की सर्वनाश तक सरेंडर नहीं करेंगे। रूसी मीडिया का आरोप है कि रेडिएशन से तबाही जेलेंस्की को मंजूर नहीं है, लेकिन सरेंडर करना नहीं। जेलेंस्की एक बार फिर रूस से लेकर यूरोप तक ऐसी दहशत मचाने के लिए ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में धमाके का खतरा बनाना चाहते हैं। जेलेंस्की को अंदाजा हो चुका है कि पुतिन किस तरह से उनके तख्ता पलट की तैयारी कर रहे हैं और यूक्रेन में कठपुतली सरकार बनाने की तैयारी में है। जेलेंस्की की इस अंदेशे की वजह है बेलारूस में यूक्रेन के विपक्षी नेताओं की मौजूदगी, पुतिन की मौजूदगी में विपक्षी नेताओं का दौरा और इसके बाद पुतिन का जेलेंस्की को यूक्रेन का अवैध राष्ट्रपति बताना। पुतिन अपनी रणनीति को कामयाब बनाने के लिए एक और बड़ा ऐलान करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन फ्रंट लाइन पर युद्ध रोकने का आदेश दे सकते हैं। यानी पुतिन की सेना इस वक्त जहां तक भी पहुंची, वहां के आगे के हमले रोक दिए जाएंगे। अब पुतिन की इस रणनीति का मतलब समझिए। पुतिन साबित करेंगे कि रूस युद्ध नहीं चाहता है। पुतिन तुर्की में हुए समझौते को आगे बढ़ाने की बात करेंगे, लेकिन बातचीत के लिए वो जेलेंस्की को अवैध राष्ट्रपति बताकर बात करने को राजी नहीं होंगे। पुतिन की आर्मी फिलहाल डोनेस्क और उसके आसपास के इलाकों में तेजी से कब्जा जमा रही है। खार्किव के एक बड़े इलाके में जीत करीब करीब हासिल हो चुकी है। यानी पुतिन जिस बफर जोन को बनाने की तैयारी में थे, वो मकसद पूरा हो चुका है। अब पुतिन की इस पूरी प्लानिंग की असली वजह जान लीजिए। यूक्रेन में शांति के लिए स्विट्जरलैंड में सम्मेलन होने जा रहा है। 15-16 जून को कई देशों के नेताओं को बैठक में बुलाया गया है। मीटिंग में रूस ने शामिल होने की पुष्टि नहीं की है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आधार पर शांति वार्ता होगी। 15 जनवरी को राष्ट्रपति जेलेंस्की की बर्न यात्रा के दौरान स्विट्जरलैंड और यूक्रेन ने मिलकर यूक्रेन में शांति की दिशा में आगे क्या करना है, इस पर चर्चा की थी। यूक्रेन की गुजारिश पर स्विट्जरलैंड सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार हो गया था। पुतिन जानते हैं कि यह रूस के खिलाफ एक नया खेमा तैयार करने की कोशिश है, इसलिए पुतिन जून से पहले दुनिया में नया संदेश देना चाहते हैं। माना जा रहा है कि युद्ध विराम का ऐलान करने के बाद पुतिन बातचीत को तैयार हो जाएंगे। पुतिन की सेना जहां तक पहुंच चुकी है, उसे नई सीमा मानने की शर्त रखेंगे। पुतिन यूक्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा कब्जे में ले लेंगे, लेकिन ये शर्तें रखने से पहले पुतिन नेटो को जेलेंस्की को हटाने के लिए मजबूर करेंगे। बातचीत के लिए पुतिन यूक्रेन में नया राष्ट्रपति बनाने की मांग रखेंगे। पुतिन जेलेंस्की को अवैध राष्ट्रपति बताकर किसी भी समझौते पर साइन करने से मना कर देंगे। पुतिन के इसी प्लान को नाकाम करने और यूक्रेन की संपूर्ण जमीन को बचाने के लिए जेलेंस्की अब सैलाब और ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में धमाके का खतरा बनाकर रूस पर नया दांव चलने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 3 दिनों के सीज फायर के बाद 23 मई की रात से क्रीमिया फिर दहलना शुरू हो गया। फिर यूक्रेन ने क्रीमिया समेत ब्लैक सी में मौजूद रूसी नेवल बेस से को अपना निशाना बना दिया। ATACMS और स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए गए, मगर बीती रात क्रीमिया के अलावा रूस के एक और इलाके में बारूदी बारिश हुई। और जानते हैं यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन ने कहां गदर मचाया। अज़ोव सागर के पास मौजूद रूस के क्रास्नोदर प्रांत में रूसी वायुसेना के एयरफील्ड को निशाना बनाते हुए अब ये सवाल है कि आखिर जेलेंस्की ब्रिगेड ने कैसे ध्वस्त की पुतिन की रक्षा दीवार। देखिए इस रिपोर्ट में।
क्रीमिया दहन के सेकेंड फेज का आगाज 23 मई की रात हुआ और इसी के साथ ही बीते 48 घंटों से लगातार क्रीमिया दहल रहा है। सेवेस्तोपोल समेत क्रीमिया का कोना कोना बारूद से थर्रा उठा है। हैरान करने वाली बात यह है कि अब तक तो यूक्रेनी ब्रिगेड क्रीमिया के साथ साथ ब्लैक सी में ताबड़तोड़ हमले कर रही थी, मगर बीती रात सी ऑफ अजोव के पूर्वी छोर पर मौजूद रूस के क्रास्नोदर प्रांत पर भी यूक्रेन ने ड्रोन हमलों से खलबली मचा दी। आपको बता दें कि पहला अटैक 23 मई की रात यूक्रेन ने क्रीमिया के सेवेस्तोपोल नेवल बेस पर हमला कर रूसी नौसेना के एक कराकुर्द क्लास कॉर्वेट सिक्लोन युद्धपोत को नष्ट किया। दूसरा अटैक 24 मई की रात तो वहीं अजोव सागर से सटे क्रास्नोदर प्रांत में मौजूद कुश्चेवेस्काया एयरफील्ड पर अटैक कर रूसी वायुसेना के 3 लड़ाकू विमानों को तहस नहस कर दिया। बीते 48 घंटों में 2 बड़े हमलों को अंजाम देकर ज़ेलेंस्की ब्रिगेड ने क्रेमलिन को सन्न कर दिया, क्योंकि रूस की लाख कोशिशों के बाद भी यूक्रेनी सेना ने डंके की चोट पर क्रीमिया से क्रास्नोदर तक, ब्लैक सी से अजोव सागर तक के इलाके को दहलाया। और जानते हैं क्रीमिया और क्रास्नोदर को बारूद से पाटने के लिए यूक्रेन ने किन विध्वंसकों का इस्तेमाल किया। यूक्रेन का पहला विनाशक हथियार अटैकएमएस टैक्टिकल मिसाइल, यूक्रेन का दूसरा विनाशक हथियार स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल, यूक्रेन का तीसरा विनाशक हथियार UJ-22 कामिकाजे अटैक ड्रोन। इन्हीं तीनों हथियारों के साथ क्रीमिया से क्रास्नोदर का इलाका बारूद से धधक उठा। गौर करने वाली बात यह है कि यूक्रेन ने जिस मेड इन यूएस अटैक एमएस मिसाइल से रूसी युद्धपोत पर हमला किया, उसने बीती रात जल समाधि ले ली। सबसे जरूरी बात यह कि यूक्रेन ने जिस युद्धपोत को जलमग्न किया, उसका रूसी नौसेना में कमीशन बीते साल जुलाई में ही हुआ था। इतना ही नहीं, कराकुर्द क्लास कॉर्वेट सिक्लोन एक मिसाइल शिप था। इस युद्धपोत पर कैलिबर मिसाइलें तैनात की गई थी। यूक्रेन के हमले में शिप पर तैनात 6 लोगों की मौत हुई, जबकि शिप पर मौजूद 11 कोस्ट गार्ड घायल भी हुए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस ब्लैक सी में पुतिन का दबदबा दशकों से कायम था, जिस काला सागर में रूसी नौसेना के जंगबाजों की धाक से दुश्मन थर्रा जाता था, उसी ब्लैक सी में यूक्रेन के प्रचंड प्रहार ने खलबली मचा रखी है। काला सागर में यूक्रेन की नौसेना कई रूसी युद्धपोतों की बलि ले चुकी है। कर्च ब्रिज से क्रीमिया तक के इलाके को बारूद से पाट चुकी है। दो साल में रूस के करीब 26 समुद्री जंगबाज तबाह हो चुके हैं, जिनमें डिस्ट्रॉयर, पेट्रोलिंग शिप, फ्रिगेट और सबमरीन भी शामिल हैं। रूस की ब्लैक सी फ्लीट में युद्धपोतों की तादाद करीब 184 थी, जिनमें से करीब 33% युद्धपोत यूक्रेन की सेना तबाह कर चुकी है। इसके अलावा क्रीमिया में मौजूद रूसी नेवल बेस को भी नुकसान हुआ है। क्रीमिया की तरह यूक्रेन के टारगेट पर अब क्रास्नोदर प्रांत भी आ चुका है, और उसकी वजह है क्रास्नोदर रीजन का सी ऑफ अजोव के पास मौजूद होना। क्रीमिया की तरह यूक्रेन ने क्रास्नोदर के कुश्चेवेस्काया एयरबेस पर भी कामिकाजे ड्रोन से स्ट्राइक की। ATACMS टैक्टिकल मिसाइल और स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल से क्रीमिया को दहलाने के बाद यूक्रेन ब्रिगेड ने सेवेस्तोपोल से करीब 500 किलोमीटर दूर क्रास्नोदर प्रांत के कुश्चेवेस्काया एयरबेस पर दर्जनों आत्मघाती ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए। यूक्रेन की इस ड्रोन स्ट्राइक में कुश्चेवेस्काया एयरबेस पर तैनात रूसी वायुसेना के 3 लड़ाकू विमान तहस नहस हो गए।
यूक्रेनी ड्रोन ने रूसी वायुसेना के एक सुखोई 27 लड़ाकू विमान, एक सुखोई 34 फाइटर जेट और एक सुखोई 30 विमान को जलाकर राख कर दिया। इतना ही नहीं, कुश्चेवेस्किया एयरबेस पर यूक्रेन के सीरियल ड्रोन अटैक से रूसी वायुसेना का रडार सिस्टम और कम्युनिकेशन सेंटर भी ध्वस्त हो गया। पहले क्रीमिया और अब क्रास्नोदर। यूक्रेन के मिसाइल और ड्रोन वज्रपात ने भीषण कोहराम मचा रखा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्रीमिया समेत यूक्रेन की रेंज में आने वाले सभी एयरबेस और सैन्य इलाकों की सुरक्षा के लिए रूस ने अपने सबसे आधुनिक डिफेंस सिस्टम लगा रखे हैं। बावजूद इसके यूक्रेन हमले करने में क्यों कामयाब हो रहा है? कैसे रूसी डिफेंस को ध्वस्त कर क्रीमिया और रूसी इलाकों को दहला रहा है? तो इसकी वजह है यूक्रेन के बारूदी जखीरे में मौजूद पश्चिमी देशों के हथियार। दरअसल यूक्रेन को अमेरिका और नेटो की तरफ से जिन अत्याधुनिक हथियारों की सप्लाई हो रही है वो तमाम तरह के एडवांस्ड फीचर्स से लैस है, जिससे वो आसानी से रडार को चकमा दे रहे हैं। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और नेटो ने अपने विनाशकों को मॉडिफाई किया है। बस यही बदलाव अब बैटल ग्राउंड में ज़ेलेंस्की के लिए गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है, खार्किव में रूसी सेना का ड्रोन हमला, यूक्रेन के अंडरवर्ल्ड पोस्ट पर हमला हुआ है। हमले में यूक्रेन के 3 सैनिक मारे गए हैं। रूस के हमले का वीडियो सामने आया। यूक्रेन में तबाही का दौर जारी है और इसके साथ ही रूस ने ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया जिससे यूक्रेन की मदद करने वाले देश एक विध्वंसक चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। पुतिन के प्रॉक्सी सीक्रेटली ऐसी तबाही मचा रहे हैं जिससे कई नेटो देशों में खौफनाक अग्निकांड सामने आया है। यानी पुतिन अब उन देशों को टारगेट कर रहे हैं जो यूक्रेन को हथियार भेज रहे हैं। अब अगर नेटो ने पलटवार किया तो यूरोप में बारूदी जलजला आना तय माना जा रहा है। जिसका डर था वही हुआ। अब पुतिन ने यूक्रेन में तबाही के अलावा पूरे यूरोप को खाक करने का प्लान शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि रूस इस दफा डायरेक्ट हमले से बच रहा है, बल्कि उसने अपने एजेंट कई देशों में भेज दिए हैं, जो नेटो के सदस्य देशों में न सिर्फ तबाही मचा रहे हैं बल्कि कई अहम ठिकानों में आग लगा रहे हैं। आग की वो भयानक तस्वीरें कई देशों से आ रही हैं जिन देशों में रूस इसी तरह से हमले कर चुका है। इनके नाम सुनिए। 17 जनवरी 2023 पेस्विलिस लिथुआनिया, 9 मई 2024 विल्नियस लिथुआनिया, 21 मार्च 2024 वेल्स ब्रिटेन, 17 अप्रैल 2024 लंदन ब्रिटेन, 3 मई 2024 बर्लिन जर्मनी, 23 मई 2024 हैम्बर्ग जर्मनी, 11 मई 2024 वॉर्सो पोलैंड, 22 मई 2024 कोपेनहेगन डेनमार्क,
इसके अलावा इसी महीने लातविया की एक फैक्ट्री में भी आग लगी थी, लेकिन उसमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। मई के महीने में ही 6 जगह आगजनी हुई, जिसके पीछे रूस के एजेंट का हाथ सामने आ रहा है। दरअसल प्रॉक्सी वॉर का ये ऐसा तरीका है जिसमें रूस सीधे हमले ना करके अपने एजेंट या फिर प्रॉक्सी गुटों को सक्रिय कर रहा है, जो उन तमाम देशों में तबाही मचा रहे हैं जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। पुतिन की इस प्लानिंग से नेटो तमतमा गया है और उसने रूस पर हमले का ब्लूप्रिंट बना लिया है। नेटो देशों को एकजुट करके बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर सकता है, जबकि यूक्रेन में वो पहले ही सैनिक उतार चुका है। यानी 2 मोर्चों पर रूस ने घेराबंदी शुरू कर दी। एक तरफ वो यूक्रेन के कई इलाकों पर तेजी से कब्जा कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के मददगार देशों में प्रॉक्सी अटैक कराकर खौफ पैदा करना चाहता है कि यूक्रेन की मदद का अंजाम कितना भयानक होता है, और इसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। ये 2 दिन पहले डेनमार्क की फार्मा कंपनी में लगी आग की तस्वीरें हैं। कोपेनहेगन में मौजूद फार्मा कंपनी में नोवो नॉर्डिस्क का ग्लोबल हेडक्वार्टर है, जहां दिन के वक्त आग की लपटें उठने लगी। थोड़ी देर में कई फीट ऊंचा काला धुआं निकलने लगा। आग के कारणों का पता अभी तक नहीं लग पाया है, जबकि 1 महीना पहले ही डेनमार्क के स्टॉक एक्सचेंज में भी इसी तरह आग लगी थी। डेनमार्क में लगी आग के 1 दिन बाद जर्मनी के हैम्बर्ग में मौजूद स्क्रैप मेटल फैक्ट्री में भी आग लग गई। फैक्ट्री में रखा सारा स्क्रैप जलकर खाक हो गया। आगजनी में जबरदस्त नुकसान हुआ है। इससे पहले जर्मनी के बर्लिन में ऑटो फैक्ट्री में भी आग लगी थी। ये पोलैंड के शॉपिंग सेंटर में लगी आग की तस्वीरें हैं, जिसमें शॉपिंग सेंटर का एक बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया था। आगजनी में कई बड़े ब्रांड्स के स्टोर भी पूरी तरह जल गए थे। ब्रिटेन में पिछले कुछ वक्त में 2 जगहों पर आगजनी हुई है, जिसमें लंदन के वेयरहाउस में आग लगी। बताया जा रहा है कि वेयरहाउस में हथियारों की खेप मौजूद थी, जिन्हें यूक्रेन भेजा जाना था। इसके अलावा साउथ वेल्स की फैक्ट्री में भी मार्च के महीने में आग लग गई थी। लिथुआनिया में 2 जगह और लातविया में भी आगजनी हो चुकी है, जिसमें रूसी एजेंट का हाथ होने की बात कही जा रही है। नेटो ने सीधे तौर पर रूस पर आरोप लगाया है कि वो उन देशों को निशाना बना रहा है जहां से हथियार भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा रूस एनर्जी सेक्टर को भी निशाना बना रहा है, जिसमें लिथुआनिया की गैस पाइपलाइन में लगी आग भी शामिल है। वैसे भी बाल्टिक देश रूस के निशाने पर शुरू से हैं। इस बीच पेंटागन की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि रूस ने फिदाइन दस्ता तैयार कर लिया है, जो नेटो के सदस्य देशों में आतंकी हमला करने की तैयारी में है। इसके लिए भर्ती की जा रही है। साथ ही ईरानी प्रॉक्सी की तरफ से उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, जो जासूसी के अलावा बड़ा हमला भी कर सके। और इस ट्रेनिंग का जिम्मा वैगनर ग्रुप को दिया गया है, क्योंकि वैगनर लड़ाके देशों में घुसकर हमला करने में माहिर है। पुतिन के भरोसेमंद हैं। यही वजह है कि पुतिन के प्रॉक्सी लड़ाकों की ट्रेनिंग वैगनर करा सकते हैं। इन हमलों के अलावा रूस के प्रॉक्सी एजेंट साइबर अटैक भी कर सकते हैं। ऐसा पिछले कुछ महीनों में देखा भी गया है। जर्मन डोमेस्टिक इंटेलिजेंस के चीफ ने ये जानकारी दी है। पिछले कुछ वक्त में ऐसे हमलों का खतरा बढ़ा है। प्रशासनिक इमारतों और फैक्ट्रियों में तोड़फोड़, आगजनी की घटनाएं बढ़ रही हैं। हमने इससे जुड़े कुछ रूसी मूल के लोगों को बेवरिया सिटी से गिरफ्तार भी किया है। लगातार ऐसी घटनाओं से सवाल उठ रहा है, क्या पुतिन ने रणनीति बदल दी है? क्या अब वो ईरानी प्रॉक्सी की तरह हमले करके नेटो से बदला लेंगे? इसके लिए ईरानी प्रॉक्सी लड़ाकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रूस लगातार ईरानी प्रॉक्सी को हथियार भेज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। युद्ध के मैदान में रूस का हवाई हमला, सुखोई 25 से रूसी सेना की बमबारी की खबर। हवाई हमले में यूक्रेन के कई ठिकाने खत्म हो गए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया। बीते कई महीनों से लाल सागर में हूती का बारूदी गदर जारी है, मगर पहली बार हूती लड़ाकों ने रेड सी के साथ साथ भूमध्य सागर और अरब सी में मिसाइलों से हमला किया।
इजरायल के 3 जहाजों को जलाकर राख कर दिया। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या हूती का ये हमला रईसी की मौत का प्रतिशोध है? क्या पुतिन के इशारे पर हूती ने भूमध्य सागर में कोहराम मचाया है? देखिए इस रिपोर्ट में। तीन समंदर, 3 बड़े अटैक और इसराइल के 3 युद्धपोत राख। अब तक हूती लड़ाके लाल सागर में बारूदी कदर मचा रहे थे। अब तक हूती विद्रोही इजरायली इलाकों पर बारूद बरसा रहे थे। मगर पहली बार हूती ने अलग अलग समंदर में 3 बड़े मिसाइल अटैक को अंजाम देते हुए इजराइल के 3 जहाजों को जलमग्न कर दिया, वो भी बेहद विध्वंसक अंदाज में। आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे कि यमन में मौजूद ईरान समर्थित संगठन हूती ने रेड सी में इजराइल के यानिस शिप को तबाह किया, भूमध्य सागर में एसएच शिप को नेस्तनाबूद किया, वहीं अरब सागर में एमएससी अलेक्जेंड्रा को राख किया। लाल सागर और अरब सागर में हूती कई दफा हमले कर चुका है, मगर पहली बार हूती ने भूमध्य सागर में इजरायली जहाज को जल समाधि के लिए मजबूर किया। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि पहले तो हूती की मिसाइल ने फिलिस्तीन पोर्ट को पार किया और फिर भूमध्य सागर में खड़े इजरायली जहाज को तहस नहस किया। दरअसल हूती का यह हमला रईसी की मौत का प्रतिशोध माना जा रहा है, क्योंकि 19 मई को ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हुई। बस इसी के बाद से हूती लगातार इजराइल पर हमले कर रहा था, लेकिन पहली बार हूती ने इतने बड़े लेवल पर मिसाइल अटैक को अंजाम दिया। ऐसे में यह माना जा रहा है कि कहीं न कहीं हूती जैसे ईरान समर्थित संगठन को रूस जैसी महाशक्ति का साथ मिला, तभी तो पहली बार भूमध्य सागर में हूती ने मिसाइल अटैक किया। और इस बात की आशंका यूं ही नहीं जताई जा रही। दरअसल कुछ वक्त पहले ही भूमध्य सागर में रूस ने मार्शल शापोशनिकोव फ्रिगेट भेजा था। रूसी नौसेना का फ्रिगेट किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस था। ऐसे में मुमकिन है कि इजरायली शिप की जानकारी भी रूस ने हूती विद्रोहियों को दी होगी, ताकि हूती मिसाइल हमले में इजराइल जहाज को तबाह कर सके। गौर करने वाली बात यह है कि रईसी की मौत के बाद हूती अब तक 6 इजरायली जहाज और 2 अमेरिकी जहाज और 2 अमेरिकी युद्धपोत पर लाल सागर में हमले कर चुका है। हूती की तरह हिजबुल्ला और बाकी प्रॉक्सी संगठन भी इजराइल को दहला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। खार्किव में हाहाकार के बीच पेंटागन में भी खलबली है। यूक्रेन को हार से बचाने के मंथन के बाद हथियारों के नए पैकेज का ऐलान कर दिया गया। अमेरिका और जर्मनी से हथियारों की खेप जल्द यूक्रेन में पहुंचने के इंतजाम शुरू कर दिए गए। नेटो देश यूक्रेन को इतने हथियार भेज रहे हैं ताकि खार्किव में मुकाबला किया जा सके और संपूर्ण खार्किव विजय के अभियान को रोका जा सके। खार्किव धधक रहा है और ज़ेलेंस्की की सेना हथियारों के लिए तरस रही है। पचास 50,000 सैनिक, हवाई ताकत, भारी आर्टिलरी जमावड़े के साथ यूक्रेन के खार्किव पर रूस ने हमला किया। यूक्रेन के पास पलटवार के लिए ना तो आर्टिलरी के शेल हैं और ना ही खुद को बचाने के लिए पर्याप्त एयर डिफेंस मिसाइल।
अब दो देशों ने यूक्रेन को जल्द हथियार देने की तैयारी की है। पहला नाम अमेरिका का है। अमेरिका से हथियारों का बड़ा जखीरा आ रहा है। जर्मनी ने एयर डिफेंस भेजा है। जर्मनी से टैंक और गोला बारूद आने वाले हैं। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए नए पैकेज की लिस्ट तैयार कर ली है। हथियारों की खेप को जल्द ही यूक्रेन की जमीन पर उतारने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इससे यूक्रेन में नेटो का आखिरी दांव माना जा रहा है। यह यूक्रेन की हार टालने की आखिरी कोशिश हो सकती है। देर से ही सही, लेकिन यूक्रेन का बारूदी गोदाम एक बार फिर भरने वाला है। अमेरिका से यूक्रेन को हाइमर्स रॉकेट सिस्टम की बड़ी खेप मिलने वाली है। इसके अलावा आर्टिलरी शेल और मोर्टार ट्यूब लॉन्च वाली मिसाइलें मिलने वाली हैं, ताकि खार्किव की जंग में यूक्रेन से मुकाबला कर सके। अमेरिकी लिस्ट के मुताबिक यूक्रेन को जैवलिन और 84 एंटी टैंक सिस्टम, हवाई हमले करने के लिए बम, ग्रेनेड और जमीन पर हमला करने वाले बम, बारूदी सुरंग, बख्तरबंद गाड़ियां। अमेरिकी हथियारों के पैकेज में इस बार एक खास चीज भी शामिल है, और वो है परमाणु हमले के दौरान बचाव करने वाले उपकरण। हथियारों की लिस्ट से माना जा रहा है कि अमेरिका को यूक्रेन पर अब केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर हथियारों से हमले का अंदेशा है। जर्मनी से भी जल्द यूक्रेन को लेपर्ड टैंकों की सप्लाई शुरू होने वाली है। यूक्रेन की ताकत को बढ़ाने के लिए जर्मनी मिसाइल सिस्टम, ड्रोन और गोला बारूद की सप्लाई देने वाला है। जर्मनी और डेनमार्क से यूक्रेन को 10 लेपर्ड टैंक की सप्लाई होगी। 3 हाइमर्स सिस्टम भी यूक्रेन को दिए जाएंगे। 20 लेपर्ड 2 के गोले, 8,500 आर्टिलरी शेल, 20 वेक्टर ड्रोन, 34 RQ-35, हीड्रन ड्रोन से यूक्रेन की सेना लैस होने वाली है। इन हथियारों के अलावा कई सैन्य ट्रक, राइफल और गोलियां भी यूक्रेन को जर्मनी से मिलने वाली हैं। यूक्रेन की आर्टिलरी को दोबारा एक्टिव करने के लिए जर्मनी 10,80,000 शेल की सप्लाई करेगा। इस तरह से यूक्रेन को हथियार देने के मामले में अमेरिका के बाद जर्मनी दूसरा देश बनने जा रहा है। यूक्रेन में आने वाले महीनों में कई और नेटो देशों के हथियार भी पहुंचने वाले हैं। नए हथियार और युद्ध की नई रणनीति तैयार करने के लिए नेटो के कई आर्मी अफसर भी यूक्रेन भेजे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। अमेरिका इजराइल को गाजा में युद्ध विराम के लिए कह चुका है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू नहीं माने। अब इंटरनेशनल कोर्ट ने भी राफा में तबाही रोकने के लिए कहा है। अभी भी नेतन्याहू जिद पर अड़े हैं। हालात इतने भयानक हो चुके हैं कि अगर हमले नहीं रोके गए तो गाजा का सर्वनाश तय है। हजारों बेकसूर लोग मारे जा सकते हैं। वैसे ही इजराइल ने हमले और तेज कर दिए।
और उसके बाद राफा से महाविध्वंस की तस्वीरें सामने आई। इजरायली सैनिकों ने राफा में एयर स्ट्राइक की। टैंक बटालियन ने गोले दागे। इस बार बंकर बस्टर बम का भी इस्तेमाल किया गया, जिससे हमास के सुरंग नेटवर्क को तबाह किया जा सके। ये बंकर बस्टर बम के बाद तबाह हुई सुरंगों की तस्वीरें हैं, जहां बंकर बस्टर बम गिरे कई फीट गहरे गड्ढे हो गए। इसके अलावा इजरायल ने राफा से लेकर वेस्ट बैंक और गाजा के दूसरे इलाकों में इसी तरह तबाही मचाई। ये सीधे तौर पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आदेश की नाफरमानी है, जबकि आईसीजे के चीफ जस्टिस नवाफ सलाम ने सीधे शब्दों में तुरंत हमले रोकने के लिए कहा था। राफा पर विध्वंसकारी हमले करके इजरायल ने इशारा दे दिया कि वो अब किसी की नहीं सुनने वाला जब तक कि हमास का संपूर्ण संहार नहीं हो जाता है। इसीलिए आईडीएफ ने गाजा के सबसे सुरक्षित इलाके अल मवासी पर भी हमले किए। जबकि इसे खुद इजरायल ने सुरक्षित जोन बताया था, लेकिन अब वही उसे बर्बाद करने पर आमादा है। यानी नेतन्याहू ना तो अमेरिका की बात मान रहे हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। हालांकि इस बीच इजरायल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने साफ कर दिया है कि जंग तब तक जारी रहेगी जब तक हमास का अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता। इससे पहले इजरायल के मंत्री बेनी गेंट्स ने अमेरिका के एंटनी ब्लिंकन से फोन पर बात की और आईसीजे के ऑर्डर पर बेंजामिन को समझाने के लिए कहा। आपको बता दें कि गाजा में युद्ध विराम को लेकर इजरायली कैबिनेट में 2 ग्रुप बन चुके हैं। बेनी गेंट्स नेतन्याहू का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में बेंजामिन ने इंटरनेशनल कोर्ट का फरमान ना मानकर अपनी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब इजरायल में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिका की वो तलाश पूरी हो गई है जो वो 80 सालों से कर रहा था। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका की जिस सबमरीन को जापान ने समंदर में डुबो दिया था, उसका मलबा दक्षिण चीन सागर में 3000 फीट नीचे मिला है। सवाल यही है कि क्या समुद्र में डूबी अमेरिकी पनडुब्बी का राज सामने आ पाएगा? दूसरे विश्व युद्ध में समुद्र में डूबी अमेरिकी सबमरीन का 80 साल बाद मलबा मिल गया है। अमेरिका 80 सालों से यूएसएस हार्डर पनडुब्बी की तलाश कर रहा था। आखिरकार ये तलाश दक्षिण चीन सागर में जाकर खत्म हुई। अमेरिकी सबमरीन का मलबा समुद्र में 3000 फीट नीचे मिला है। ये उसी सबमरीन के मलबे की तस्वीर है। 22 अगस्त 1944। आज से 80 साल पहले दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। अमेरिका फिलीपींस पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहा था। जापान अमेरिका को रोक रहा था। अमेरिकी सबमरीन यूएसएस हार्डर ने जापान के 2 युद्धपोत को डुबो दिया। इसके बाद वहां जापान के कुछ और वॉरशिप आ गए। जापानी युद्धपोत ने 79 क्रू मेंबर के साथ यूएसएस हार्डर को डुबो दिया। तभी से अमेरिका इसकी तलाश कर रहा था। ये खोज दक्षिण चीन सागर में जापान के तट पर जाकर खत्म हुई है। यहां समुद्र में 3000 फीट नीचे अमेरिकी पनडुब्बी का मलबा मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।